लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? तो फिर आप बाबरी मस्जिद के विध्वंस को भी जस्टिफाई करेंगी क्या? फिर आप रामलला विराजमान के ऊपर तो फिर निकलिए, सब तोड़ दीजिए। नहीं, निकलिए, फिर सब तोड़िए के ऊपर नहीं, निकलिए और सब तोड़िए फिर लाइन से। गोलियां चली तो उनको भी जस्टिफाई फिर उसके करेंगे बाद क्या? औरंगजेब ने जितनी मस्जिदें बनवाई, सुनिए ना, फिर बनारस में मस्जिद है ना, सब जाकर तोड़वाइए फिर उसको भी। आप लाइन से सब तोड़वाइए जितना औरंगजेब ने बनवाया। मैंने आपको क्या बोला, जहां जहां छेड़ेंगे वहां वहां नहीं छोड़ेंगे। आज औरंगजेब का मुद्दा उठाया गया, ये मुद्दा तब गया था, हिंदुओं ने हजम कर लिया था, लेकिन ये जो नासूर था, घाव था, उस घाव में चोट मार मार के उसे दोबारा हरा किया गया है। और उन सभी मर्द मराठाओं की आंखों में खून तैर रहा है, जिनको याद आ गया अपना इतिहास किस प्रकार से हमारे संग किया गया। जुनैद खान उस समय कमजोर थे, आज मजबूत है। जो सब शांत था, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, उसको अननेसेसरी राजनीति के लिए हर कोई आग लगाने की उसमें कोशिश कर रहा है। खुद उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी भी बोल चुके हैं, जिसकी पार्टी को आप इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन कोई पीछे नहीं है। मतलब देश में क्या होना चाहिए? देश में यही सब चलता रहेगा फिर? मेरे ख्याल से देवेंद्र फडणवीस साहब को, बीजेपी की जो सरकार वहां है, उनको वहां की जनता ने महाराष्ट्र के विकास के लिए और लोगों के वेलफेयर के लिए, जो लोग अभी जीवित हैं उनके भलाई के लिए वहां पे चुना है, ना कि जो मुर्दे कब्रों में जा चुके हैं उनकी कब्रों को खोदने के लिए। वो जनता ने जो उनको मैंडेट दिया है वो उसका अपमान कर रहे हैं। उन्होंने सेशन को सस्पेंड कर दिया। जो सेशन अगर चलता तो वो महाराष्ट्र के और जो मराठाओं के भले के लिए उसमें कुछ कार्रवाई होती है विधानसभा में, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी एक बयान जो मीडिया की बाइट चली थी उसके आधार पर आपने पूरे प्रदेश का जो व्यवस्था थी उसको, और जो अभी माहौल बिगड़ रहा है, अब यहाँ तक बात पहुंच गई है कि वो कब्र उखाड़ने की बात कर रहे हैं, लोग वहां पर कार सेवा करने की बात कर रहे हैं। ये उम्मीद नहीं थी जनता को भी, जिन्होंने भाजपा को वोट दिया था। एक चीफ मिनिस्टर को ये शोभा देता है। आपको दर्द क्यों हो रहा है औरंगजेब की मजार उखड़ने पे? मैथिल साहब बात होने दीजिए पूरी। बोलिए जुनैद साहब, कंटिन्यू करिए। मैं कह रहा हूं कि जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने जो शपथ ली थी उनको अपनी शपथ याद रखनी चाहिए। और जो अरे आपको दर्द क्यों हो रहा है औरंगजेब की मजार उखड़ने पे, ये तो बताइए। आपके बाप दादाओं के आप उनके वंशज हैं क्या? अगर कब्रें खोदने से मराठाओं की और महाराष्ट्र के लोगों की भलाई हो रही तो सारी कब्रें जितनी चाहे सब खोद डालें, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपको दर्द क्यों हो रहा है? यदि औरंगजेब की मजार को कार सेवा करके नेस्त नाबूद कर दिया जाए, जमींदोज कर दिया जाए, उस कलंक को हटा दिया जाए, तो आपको कोई परेशानी है क्या जुनैद भाई? ये बताओ, क्या आप अपना वंशज, आप अपना बाप दादा मानते हो क्या औरंगजेब को? औरंगजेब की कब्र खोद देंगे? भाई तुम टेप रिकॉर्डर की तरह चल रहे हो। मैं ये पूछ रहा हूं इतना तो बता दो कि आपको दर्द हो रहा है क्या? शुरू में अगर यदि औरंगजेब की मजार को उखाड़ दिया जाएगा तो आपको कोई परेशानी है? मैथिल जी, शुरू में जब मैंने ये कहा था कि सब किसी के बीच में कोई भी नहीं बोलेगा, तो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल था। उसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रहे हैं? सरकार आपकी, आप किससे कह रहे थे, किससे मांग कर रहे थे? सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी, स्टेट गवर्नमेंट आपकी, आप क्या किससे रहे? लेकिन बहुत ही कन्वीनियंटली जुनैद साहब आपने ये भी तो कह दिया ना कि एक छोटी सी बात, एक किसी ने छोटी सी बात कह दी और उसको राई का पहाड़ बना दिया गया, उसको इतना बड़ा कर दिया गया। तो आपके हिसाब से छोटी सी बात है, अगर औरंगजेब को कोई हीरो बता दे, औरंगजेब को महान शासक बता दे, आपके लिए छोटी सी बात है, पर बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स को वो हर्ट करता है, तो उनको उस चीज से दिक्कत है। जल्दी से आकाश यादव जी इस पे काउंटर कुछ रखना चाह रहे हैं। यादव साहब, बीच में ये भी आरोप इसी के साथ लगा कि भाई कैसे हटाएंगे कब्र, एक तो वक्फ संपत्ति, दूसरा एएसआई संरक्षित है, और आपने इस मामले में सारा का सारा एक्शन लिया, आपने उसको एएसआई संरक्षित करवाया, आपने उसको सिक्योर करवाया। और जरा देखिए कितने सुंदर तरीके से सर पूरी मार्बल फिनिशिंग हो रखी है। किसकी? वो जहां जो भारत देश में घुसा, जिसने मंदिरों को तोड़ा, जिसने पता नहीं क्या क्या किया यहाँ पर घुसने के बाद। यादव साहब। पूर्णिमा जी, मैं वक्त चाहूंगा इसके अंदर। देखिए, सबसे पहले तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि 1951 के भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के एएसआई के माध्यम से संरक्षित है। दूसरी बात, ये वक्फ बोर्ड के अंदर चली जाएगी अगर उसके द्वारा भी कलम 104 के अंतर्गत ये संरक्षित है। देखिए, किसने किया, क्या किया और किस कलम के अनुसार किया, किस अधिनियम के अनुसार किया, ये देश जानता है। मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा कि आज हम जब औरंगजेब की कब्र की बात करते हैं, हिंदुस्तान का अगर इतिहास निकाल के देखें तो हमें मौर्य साम्राज्य 322 से लेकर गुप्त साम्राज्य, चोल राजवंश, राजपूत साम्राज्य, चालुक्य साम्राज्य, मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल साम्राज्य 1526 में आया, जिसमें 6वें अकबर जो औरंगजेब थे वो बादशाह थे। देखिए, उसके बाद आधुनिक का मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम लोग जाएंगे तो ब्रिटिश
यहाँ पे कम से कम 150 साल राज किया। देखो इतिहास में तो हिंदुस्तान पे कई आक्रांति आए, कई बार और हर एक ने जुल्म किया है। जो आक्रांता है हिंदुस्तान को सही मायने में आजादी 1947 में मिली और वो कांग्रेस ने दी, और ये कांग्रेस देश के संविधान के हिसाब से देश को चलाना चाहता था और उस कानून के तहत संरक्षित किया गया। जितने भी आक्रांता हुए और जितने भी शासक हुए, इन्होंने अपना अपना एक ये रखा। दूसरी बात मैं महाराष्ट्र के अंत तक बताता हूँ, ये कबर के ऊपर क्यों ये खड़ा किया गया राजनीति का। ये देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में बनी जो सरकार है महाराष्ट्र की, आज मसाजोग का जो हमारा वहां का जो सरपंच है संतोष देशमुख, उसकी क्रूर हत्याकांड हुई, उसमें इनके मंत्रिमंडल के धनंजय मुंडे और वाल्मीकि कराड़ का नाम शामिल हुआ। इसके ऊपर ये चालू है। उसके बाद इन्हीं के बीजेपी के जो विधायक है सुरेश दत्त, उनके कार्यकर्ता भोसले ने किस तरीके से वहां पे लोगों पे अत्याचार किया। हमारे जो अभी के स्वारगेट में एक बलात्कार का, मतलब आप कह रहे हैं कि कवर अप है ये सारा का सारा। आप ये कह रहे हैं यादव साहब कि ये पूरा का पूरा कवर अप है, मतलब ये मुद्दों पर ना गिरे इसीलिए ये ऐसा करती है। ठीक है, रोहन जी इसका जवाब देंगे, ब्रिजमोहन जी भी इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए यादव साहब, आपने बड़े एग्जांपल्स दे दिए कि ये आए वो आए, भारत देश में ये किया वो किया, लेकिन जब किसी भी तरीके की मुगलों की निशानी को खत्म करने की कोशिश इस सरकार ने की, तब क्या आप साथ खड़े रहे? आपने कह दिया कि ठीक है आप करिए, हम आपके साथ हैं। एक नाम बदलने को लेकर तो आप लोग हाहाकार मचा देते हैं, एक नाम बदलता है कोई आप लोग हाहाकार मचा देते हैं साहब। मेरा सवाल है आपसे और मैथिल जी से, उसी छावा पिक्चर से जो ये औरंगजेब के कब्र के ऊपर की बात हो रही है, उसी के अंदर बताया गया कि अनाजी पंत ने किस तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज के साथ गद्दारी की। उन्होंने अकबर बादशाह को पत्र लिखा और उसमें कहा कि खत्म करके क्या इतना पूछ लो ना, आखिर इतना प्यार क्यों है मुगलों से लोगों को? क्या औरंगजेब से प्यार करते हैं आप? अरे यादव साहब ये बताइए, औरंगजेब से प्यार करते हैं क्या? आपका कोई सगे वाला लगा हुआ है क्या औरंगजेब? ये तो बताओ। या कांग्रेस पार्टी का संस्थापक औरंगजेब था, या औरंगजेब के वंशजों के आज जो शासक है वो आपकी कांग्रेस पार्टी में वो औरंगजेब के वंशज है? इतना प्यार का इतना प्यार तो मैं हैरान रह जाता हूं। इनके लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, हमारे महाराज, उसका रानी चेन्नम्मा, रानी झांसी, उनके लिए कभी प्यार नहीं आया? जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद ब्रिजमोहन जी औरंगजेब के लिए आंसू टपक रहे हैं। ब्रिजमोहन जी आ रही हूं, फिर उसके बाद पहले रोहन गुप्ता जी जवाब दे दीजिए। रोहन जी जवाब देखिए पूर्णिमा जी, पूरा आपने अभी जो भी इंडी गठबंधन के जो लोग हैं सब आपने सबका बयान सुना। एक भी व्यक्ति ने औरंगजेब की कहीं पे खराब बात नहीं रखी। सब लोगों ने उसको कहीं ना कहीं संविधान पे लेके गए, उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज नहीं करने का उनको मन बना लिया है, और यही तुष्टीकरण की राजनीति है। मैं ओवरऑल मैसेज की बात कर रहा हूँ पूर्णिमा जी, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हम लोग जितने भी लोग बैठे जानते हैं कि ये जो मुद्दा है, मैं बीच में आपके नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ पूर्णिमा जी। मैं आपको विनती करता हूँ, अगर आपको ऐसे डिबेट करवानी हो मैं कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं तरीका नहीं, ये कोई ये ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। रोहन जी फिर उसके बाद आपके पास आती हूँ। यादव जी आप भी अपनी बात को रखिएगा। लेकिन ब्रिजमोहन साहब मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूँ कि महिमा मंडन हो रहा है, महिमा मंडन उसको लेकर जबरदस्त विरोध है, लेकिन हमें कब्र को संजोना है, हमें उसका संरक्षण करना है। तभी तो विपक्ष को यह मौका मिलता है कहने का कि भाई इधर सरकार आपकी डबल इंजन की बात करते हैं, केंद्र की सरकार कर दीजिए, हटा दीजिए उसको, संरक्षित स्मारक की सूची से हटा दीजिए, तोड़ने दीजिए फिर उसको। देखिए अभी हमारे INDI के एक साथी बोल रहे थे कि महाराष्ट्र की जनता ने आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब को, आदरणीय अजीत दादा पवार को और सिद्धेश्वर साहब को इसलिए चुना है कि वो प्रदेश में कानून व्यवस्था बना के रखें और कानून के अंतर्गत काम करें। तो मैं सोचता हूँ कि अगर देवेंद्र फडणवीस साहब ने कोई बात की है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ तो गृह मंत्री भी हैं, उनको मालूम है कि उनका दायित्व क्या बेहतर है और किस प्रकार से उनको कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, अभी आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिखाया, 138 देश के लोग रायसीना डायलॉग में वहां पर उपस्थित थे। देश के प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के विकास के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री पूरे देश के विकास के लिए बात कर रहे हैं। यही बात INDI के लोगों को नहीं पच रही है और इसके चलते ये लोग नहीं चाहते हैं कि देश प्रगति के रास्ते पे आगे चले, क्योंकि देश ने पूरी ताकत के साथ मैंडेट दिया है हमारे NDA को,
पूरी शक्ति के साथ मैंडेट दिया है महाराष्ट्र में, और हमारी सरकारें पूरी तौर से आम आदमी के उत्थान के लिए, आम आदमी की समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रही हैं। लेकिन ये इस प्रकार से 318 साल पहले के किसी व्यक्ति को लेकर आते हैं और उसका महिमा मंडन करने लगते हैं। मैं सोचता हूँ इन सारे मुद्दों की भी जरूरत ही नहीं थी। उसके उपरांत भी इन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के उठाए जाने वाले मुद्दों की पूरी तौर से निंदा करती है, और जहां तक प्रदेश में कानून व्यवस्था का मामला है, हमारी सरकार पूरी तौर से कानून के अंतर्गत जो काम करना चाहिए, जो संरक्षण देना चाहिए, जिसको देना चाहिए उसको वो संरक्षण मिलेगा, इसका मैं आपको पूरी तौर से विश्वास दिलाना चाहता हूं। जहां तक बात इस कब्र की है, तो मैं एक बात कह दूं कि जब औरंगजेब आगरा से निकले तो उन्होंने ये कहा था कि मैं छत्रपति संभाजी को गिरफ्तार करके आगरा लेकर आऊंगा। क्या हुआ? उनको अपनी उस व्यक्ति को वहीं पर मौत के मुंह में जाना पड़ा। इससे पता लगता है कि हमारा जो मराठा समाज है, हमारा जो महाराष्ट्र का गौरव है, वो बरकरार रहा, और चाहकर भी वो नहीं कर पाया जो आक्रांत जो वो वहां पर करना चाहता था। मैं तो सोचता हूँ ये हम लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि की बात थी कि उस आदमी ने जो पूरी तौर से नरसंहार कर रहा था और हमारे छत्रपति संभाजी को लेकर आना चाहता था, हमारे मराठा समाज के लोगों ने उसको वहां पे उसको वहां पे पराजित किया और अल्टीमेटली